वो हुनरबाज होते हैं जो अपने हुनर से दिलों पर राज करते हैं। अंजाम की कब परवाह करते हैं वे कर्मवीर जो अपने कर्मों से अपनी पहचान करते हैं। नमस्कार, मैं सरिता चौधरी आप सभी का पुनः हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। बच्चों, अब 1 जुलाई से अपने स्कूल खुलने जा रहे हैं और हम सभी को स्कूल आना है और पढ़ाई को कोरोना के साथ साथ करना है। कोरोना के लिए हम लोगों को तैयार रहना है, मुस्तैद रहना है और उसी प्रकार से अलर्ट बने रहना है जैसे हम लोग पिछले लॉकडाउन की कंडीशन में हम लोगों ने किया है। जैसे हम लोग अपने घरों में रहे, सतर्क रहे, स्वस्थ रहे, उसी प्रकार से हम लोगों को बाहर स्कूल में जाकर भी इसी प्रकार से सतर्कता बरतनी है। 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, मुंह पर मास्क लगाना है, किसी भी अनावश्यक वस्तु को टच नहीं करना है और किसी वस्तु को टच करें या छूने के तुरंत बाद हम लोगों को अपने हाथों को सैनिटाइज करना है या साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। दोस्तों से बात करते समय या किसी प्रकार से और किसी टीचर से या किसी और से बात करते समय हमें 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है और इस बीमारी को हल्के में कदापि नहीं लेना है। आज मेरा जो टॉपिक है वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो या उससे अपर क्लासेस यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या ग्रेजुएशन क्लासेस हों या मास्टर डिग्री क्लासेस हों या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारतीय उद्देशिका या भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे कहा जाता है। अब बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अनेकों बार बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं और इस पर प्रश्न जो भी बनता है बहुत छोटा बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रियम्बल हमें याद होनी चाहिए। ये अक्षरश याद होनी चाहिए, एज इट इज़ हम लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक एक शब्द, एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और वह अपना बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। इसके कारण इस संविधान की प्रस्तावना में किसी प्रकार का फेरबदल भी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। संशोधन हुआ है, लेकिन वह केवल एक बार हुआ है। संशोधन होने का कुछ निश्चित तरीका होता है, किस तरीके से और कैसे इसको हम आगे पढ़ेंगे और क्या संशोधन हुआ है इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताते हुए ये बताना चाह रही हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्लास 11th और 12th के सिलेबस में है और इसे हम लोगों को भारतीय संविधान पढ़ना है, उससे पूर्व पढ़ना है। 12th क्लास का जो बुक का सेकंड पार्ट है यानी सेक्शन बी है, उसकी फर्स्ट यूनिट पूरी यूनिट का नाम ही भारतीय संविधान है और इसी प्रकार से 11th क्लास की एक बुक का नाम ही भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार है। तो इसके लिए संविधान को जाने, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना है भारतीय संविधान की प्रियम्बल, उद्देशिका, इसकी प्रस्तावना को जानना बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। चाहे 11th क्लास के बच्चे हों, चाहे 12th क्लास के बच्चे हों, दोनों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम एंगल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हम लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और पढ़ना है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका। उद्देशिका इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारतीय संविधान के संपूर्ण उद्देश्य को या उसके अर्थ को एक शॉर्ट रूप में, एक संक्षिप्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। टोटल गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, जो भी एम्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे यहाँ पर हम लोगों को प्रस्तावना के रूप में परिलक्षित होते हैं। इसीलिए इसे उद्देश्य, संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रस्तावना भी कहा जाता है, प्रियम्बल कहा जाता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की यह प्रस्तावना बच्चों हमें एज इट इज़ अक्षरश याद होनी चाहिए, क्योंकि यह संविधान की विशेषताओं को परिलक्षित करती है, संविधान के उद्देश्यों को बताती है। प्रश्न यदि बड़ा प्रश्न यह बनता है, निबंधात्मक प्रश्न अनेक बार बनता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए, तो जिस बच्चे को भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद है वह आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमें कंठस्थ करना है, याद करना है। ये इसलिए भी याद करनी है क्योंकि जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को याद कर लेते हैं तो भारतीय संविधान को समझने में हमें आसानी हो जाती है। और भारतीय संविधान एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, चाहे वह किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके अंतर्गत इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और 11th और 12th क्लास हमारी पॉलिटिकल साइंस की बेस होती हैं, नींव होती हैं, और ये नींव अगर मजबूत हो जाती है तो आगे की हायर क्लासेस में हम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो आइए अब हम इसका अर्थ जानते हैं। हम भारत के लोग, प्रस्तावना में उल्लेखित यह प्रथम वाक्य है, हम भारत के लोग। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पर प्रस्तावना में हम भारत के लोग ही कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत की जनता भी नहीं कहा गया है, हम भारत के भारतीय भी नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? हम भारत के लोग। और जो हम भारत के लोग कहा गया है उसका अर्थ यह हुआ कि भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति अंतिम रूप से भारतीय लोगों में है, भारतीय जनता के अंतर्गत निहित है, अर्थात संप्रभुता की सर्वे सर्वा शक्ति भारतीयों में निहित है। और यह संविधान भारतीयों ने अपनी इच्छा अनुसार बनाया है, उन पर थोपा नहीं गया है, अपनी स्वीकृति से उन्होंने इस संविधान को बनाया है। और कैसा देश बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसा देश जिसकी प्रभुत्व शक्ति भारत के पास, स्वयं के पास हो। 1947 से पूर्व जिस प्रकार से भारत की संप्रभुता का निर्वहन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था, ऐसी स्थिति अब नहीं है। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हम इसे बनाना चाहते हैं, जो एक समाजवादी देश होगा, पंथ निरपेक्ष देश होगा, और उसकी प्रमुख विशेषता वह लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को न्याय की प्राप्ति होगी, चाहे वह न्याय सामाजिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए विचार अभिव्यक्ति, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण करना, विश्वास व्यक्त करना और उसकी उपासना की स्वतंत्रता होगी। और इतना सब होते हुए भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हमेशा ध्यान में रखा जाएगा और व्यक्ति को अवसर की समानता प्राप्त होगी। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। ऐसा देश बनाना चाहते हैं। ऐसा देश बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह से हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अर्थ संक्षिप्त रूप में जाना। इसका शब्दशः अर्थ हम आगे जैसे जैसे संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे उनके अंतर्गत इसका अर्थ देखते रहेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मुख्यतः छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, सटीक प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं की चर्चा करती हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अनेकों बार ऐसा प्रश्न बनता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका, जिसे संविधान की कुंजी कहा जाता है।
डॉक्टर के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने प्रियम्बल को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। और संविधान की प्रस्तावना में किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत आदर्शों का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में उल्लेखित ये आदर्श 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किए गए थे और इनको प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उस समय इस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को ही स्वीकार कर लिया गया था। इसके लिए कई बार प्रश्न बनता है, क्या इंडियन प्रियम्बल में कई बार संशोधन हो चुका? तो इंडियन प्रियम्बल में या भारतीय प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो हुआ है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के रूप में। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत जोड़े गए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना के तहत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द ये और राष्ट्र की एकता था, उसके साथ में और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इस प्रकार से 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट की धारा 2 के तहत 31 जनवरी 1977 को यह संशोधन किया गया और जिसे 42वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए पूछा भी जाता है, अनेकों बार पूछा जाता है कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है? यस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और यह निर्णय 1973 के केशवानंद भारती के वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। उससे पहले 1960 में बेरुवाड़ी वाद के तहत यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग नहीं होती। उस फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि यदि संविधान की मूल भावना, संविधान की मूल आत्मा या संविधान का जो मूल प्राय है, अर्थ है, उस ढांचे में किसी प्रकार का यदि संशोधन किया जाता है तो वह स्वीकार्य नहीं है। इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के मूलभूत आदर्शों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में उल्लेखित इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसके माध्यम से इन आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है। सरकार किस प्रकार बनती है, सरकार के अंग क्या हैं, कौन कौन से हैं और इन अंगों पर कौन कौन से पदाधिकारी विराजमान हैं, इन पदाधिकारियों का निर्वाचन कैसे होता है, इनकी कार्य शक्तियाँ और कार्यकाल क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम क्रमशः पढ़ेंगे। आगे की वीडियोस में मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं यह चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज आप लोगों को मिल रहा है वह सभी बच्चों को सरल से सरलतम भाषा में घर बैठे आसानी से प्राप्त हो सके। आगे के लिए विदा लेते हुए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अगली वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार।